चलो जी कंटिन्यू करते हैं। कल हमने क्या किया था? कल हमने एक टॉपिक किया था एडवेंट ऑफ यूरोपियन। एडवेंट ऑफ यूरोपियन में हमारे को ये हमने देखा कि कैसे कैसे यूरोप के लोग इंडिया में आ गए थे। उसमें मैंने कहा था कि सबसे पहले पोर्तुगीज़ आए थे, फिर इंग्लिश आए थे, फिर आपका डच आए थे, फिर डेन्स आए थे, फिर फ्रेंच आए थे। तो वो हमने किया था और उसमें हमने देखा कि कैसे कैसे उन्होंने क्या क्या किया है ना। ब्रिटिशर्स में पहले कौन आया था? सबसे पहले रॉल्फ फिच आया था, फिर जॉन मिल्टन हॉल आया था। फिर आगे उन्होंने क्या बनाया था, एक वो कंपनी बनाई, ईस्ट इंडिया कंपनी। फिर वो 15 ईयर्स के लिए इंडिया में आ गए। आने के बाद हमने देखा कि उन्होंने क्या किया, आगे अपनी प्रेसिडेंसीज बनाई, यानी कि उन्होंने ऑल ओवर इंडिया में, मेनली जैसे बॉम्बे है, कैलकाटा है, मद्रास है, वहाँ पे उन्होंने अपनी हेड क्वार्टर्स बनाई। हेड क्वार्टर्स को हम प्रेसिडेंसी भी कह सकते हैं। वहाँ पे उन्होंने गवर्नर्स अपॉइंट किए। ये हमने किया था। देन हमारे को ये पता लगता है कि भाई पहले तो इंडिया में क्या थे, गवर्नर्स थे। सभी मतलब अलग अलग स्टेट थे, जैसे बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास है, तीनों का अपना अलग अलग जोरिस्टिक्शन था, है ना। अपने इंडिपेंडेंटली वो काम करते थे। लेकिन बाद में क्या हुआ, जब ईस्ट इंडिया कंपनी में करप्शन आ गया, तो फिर उसके बाद क्या हुआ था कि आपका जो गवर्नर ऑफ बंगाल था, ही बिकेम द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल अंडर रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। हमने ये किया, ठीक है। और जो बॉम्बे और जो मद्रास के जो गवर्नर थे, वो उसके अंडर आ गए। फिर आगे क्या था, मैंने कहा कि भाई आपका जो गवर्नर ऑफ बंगाल है, फिर वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, वो चलता गया। फिर आगे हमारे को ये पता चलता है कि 1833 का चार्टर एक्ट आया था। उसके द्वारा क्या हुआ था, द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बिकेम द गवर्नर जनरल ऑफ ऑल ओवर इंडिया, ठीक है। वो आपका कौन बना था बताओ? लॉर्ड विलियम बेंटिक बना था, है ना। आगे फिर क्या हुआ कि आगे आपका फिर आपका जैसे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गए, बनने के बाद आगे फिर आपका क्या हुआ, रिवोल्ट ऑफ 1857। रिवोल्ट ऑफ 1857 में अंग्रेजों को क्योंकि काफी नुकसान हुआ था, इसलिए क्या हुआ था, ब्रिटिश क्राउन ने या ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है, उन्होंने यहाँ का जो चार्ज था कंपनी से ले लिया था। क्योंकि पहले क्या था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो पॉलिटिकल इश्यूज को भी देखती थी और दूसरे इकोनॉमिक इश्यूज को भी, है ना, व्यापार भी अपना वो कर रही थी। लेकिन अब क्या हुआ कि पावर किसके वो दे दी गई थी, मतलब आपका वही जो गवर्नर जनरल था, नाउ ही बिकेम द ऑफिसर ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। नाउ ही केम टू बी नोन एज, उसको क्या कहा गया, वॉइस रॉय ऑफ इंडिया। पहला जो वॉइस रॉय था वो कौन बना था, लॉर्ड कैनिंग। मैंने डिफरेंस बताया था कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और गवर्नर वॉइस रॉय में क्या डिफरेंस है। तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया में मैंने ये बताया था कि वो इंडिपेंडेंट था, वो एक प्राइवेट कंपनी के लिए काम करता था और वो कोई भी डिसीजन क्या था, इंडिपेंडेंटली ले सकता था। लेकिन जो आपका वो था वॉइस रॉय, वो किसके लिए काम करता था, ब्रिटिश क्राउन के लिए या आपका ब्रिटिश आपका गवर्नमेंट के लिए। तो उसकी एक्टिविटीज को वॉच करने के लिए इंडिया में एक ऑफिस क्रिएट किया गया था। उसको कहा जाता है द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। और वो मैंने बताया था, क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि पहला भाई वो किससे बनाया गया, तो वो द फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, वो जॉर्ज हेनरी स्टैनले था। अब वो काम इंडिया में कैसे करता था, ही यूज टू वर्क विद द हेल्प ऑफ 15 मेंबर्स कमेटी। ये हमने किया। फिर आगे हमारे को लास्ट जो वॉइस रॉय ऑफ इंडिया है, वो भी केम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, लॉर्ड माउंटबेटन का पता लगा। और उसके बाद सी राजगोपालाचारी का, जो कि पहले इंडियन थे, वो क्या बने थे, वो बने थे आपके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, लेकिन सेकंड थे वो, ठीक है, माउंटबेटन के बाद वो बने। तो वो हमने एक किया, हमने देखा कि उसमें एडवेंट ऑफ यूरोपियंस कैसे कैसे वो इंडिया में आ गए। आज हम क्या करेंगे, इसका जो सेकंड टॉपिक है, जो काफी इंपॉर्टेंट भी है, उसको हम डिस्कस करेंगे। और वो आपका क्या है, रिवोल्ट ऑफ 1857। रिवोल्ट ऑफ 1857 ये एग्जाम में मेनली यूपीएससी वगैरह में काफी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आपकी एसएससी में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए। तो आज हम करेंगे रिवोल्ट ऑफ 1857। अब ये जो रिवोल्ट ऑफ 1857 है, ये आपका क्यों हुआ था, इसके बहुत सारे कॉजेज है, उनको भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और कुछ एक जो थिंकर्स है जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई अलग अलग लोगों ने रिवोल्ट के बारे में अलग अलग ओपिनियन दिया, बट मैं मेनली यहाँ पे दो लोगों का लिख रहा हूँ जिन्होंने इसके फेवर में बात की है। एक तो हमारे को पता लगता है डिज़रेली का, ये कौन था, ब्रिटिश पीएम, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर था। और उसने रिवोल्ट के बारे में क्या कहा है, he described he described revolt of 1857 as national uprising,
नेशनल अपराइजिंग का है, या मैं बोल सकता हूं नेशनल मूवमेंट, नेशनल मूवमेंट। ठीक है, ये बात किसने कही है? ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर डिज़रेली। फिर एक इंडिया के ही पॉलिटिकल थिंकर भी थे, फ्रीडम फाइटर भी थे, जिन्होंने कि अपना ज़्यादातर जो अपना टाइम है वो उन्होंने कहाँ स्पेंड किया था? अंडमान के सेलुलर जेल में, और उनका नाम था वी.डी. सावरकर, वी.डी. सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। अब ये जो वी.डी. सावरकर थे, उन्होंने इसको क्या कहा है? रिवोल्ट ऑफ 1857 को क्वेश्चन ही ये पूछा गया है, उन्होंने इसको कहा है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। ये किसने कहा है? वी.डी. सावरकर ने। और वी.डी. सावरकर के बारे में एक क्वेश्चन और आपसे पूछा गया था, इन्होंने दो रेवोल्यूशनरी ग्रुप भी बनाए थे, है ना, रेवोल्यूशनरी एसोसिएशन बनाई थी। ही ऑल्सो फाउंडेड, क्वेश्चन आप लिख लीजिए साथ में, इन्होंने क्या क्या बनाया था? ही फाउंडेड अभिनव भारत एंड मित्र मेला। ये इनके क्या थे? ये इनकी सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशंस थी, या रेवोल्यूशनरी ये ग्रुप था। दो इन्होंने बनाए थे, अभिनव भारत बनाया था और मित्र मेला बनाया। क्योंकि आप जब भी करते हो आपने क्वेश्चन की तरफ ज्यादा टारगेट करना है, क्योंकि वैसे तो हम रीड कर लेते हैं स्टोरी, स्टोरी जरूरी है, वो तो ठीक है समझने के लिए, बट मेनली तो आपने क्वेश्चन करना है। अब जैसे क्वेश्चन ये क्वेश्चन ही थे कि पूछेगी, वो चाहे आपका डिज़रेली का हो, वी.डी. सावरकर का हो, या उनसे रिलेटेड जैसे वी.डी. सावरकर की ऑर्गेनाइजेशन है, वो पूछेगी। अब इसमें आपका जो रिवोल्ट ऑफ 1857 है, ये इंडिया में मतलब एक तरह के इसको अलग अलग ओपिनियन है हिस्टोरियंस का। कोई इसको कहता है कि भाई आपका क्या था, एक आपका मिलिट्री म्यूटनी थी, कई कहते हैं इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो अब अलग अलग तरीके से इसको जस्टिफाई करते हैं। जैसे वी.डी. सावरकर के पर्सपेक्टिव से अगर मैं बात करूं, तो वो कहते हैं कि भाई इससे हमारे को हिंदू मुस्लिम यूनिटी देखने को मिलती, हर सेक्शन के लोग इसमें जुड़े थे। अब कई लोग कहते हैं इसको मतलब मिलिट्री म्यूटनी कह देते हैं, क्योंकि आपको जो इस रिवोल्ट की जो बिगिनिंग है वो तो आपका कहाँ से हुई है? वो आपको ये बैरमपुर से या बैरकपुर से, जहाँ आपका मंगल पांडे था, है ना। तो फिर आपके आगे एक इसका मिलिट्री मतलब फॉर्म आ गया था, तो इसलिए कुछ एक लोग इसको क्या कहते हैं? मिलिट्री रिवोल्ट कह देते हैं। अब इसकी हम क्या करेंगे? अब हम देखेंगे इसके कॉजेज, और क्वेश्चन भी आएंगे उसमें आपके। तो यहाँ हम देख रहे हैं कॉजेज ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857, कॉजेज ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। इसकी अलग अलग कॉजेज है, पॉलिटिकल भी है, इकोनॉमिक भी है, सोशल एंड रिलीजियस भी है, और मिलिट्री कॉजेज। तो सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे पॉलिटिकल कॉजेज, पॉलिटिकल कॉजेज। अब पॉलिटिकल कॉजेज में हम क्या देखेंगे? एक तो इसमें हम देखेंगे कि उसको हम बोलते हैं परमानेंट सेटलमेंट, सेटलमेंट ऑफ लॉर्ड कॉर्नवालिस। अब जो लॉर्ड कॉर्नवालिस है, उनका जो परमानेंट सेटलमेंट है वो भी इसका एक कॉज है। ये उन्होंने परमानेंट सेटलमेंट कब इंट्रोड्यूस किया था? 1793 में। इसमें क्या होता है, इसी में आपने ब्रैकेट में लिख देना इसका मीनिंग भी, अंडर विच पावर ऑफ टैक्स कलेक्शन was given to जमींदार्स। ठीक है, और जमींदार को क्या करना पड़ता था? जमींदार had to deposit 10th 11th portion of revenue to the company, कंपनी का मतलब यहां हो गया ईस्ट इंडिया कंपनी, एंड द रेस्ट 1/11 इज
kept by them for their expenses। अब यहाँ हमारे को क्वेश्चन का भी पता लगा भाई, क्वेश्चन कौन सा है, जो परमानेंट सेटलमेंट है वो किसने इंट्रोड्यूस किया था, दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस। और लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में एक क्वेश्चन आपने यहीं लिख देना है ऊपर को, इसको हम क्या कह देते हैं, ही इज ऑल्सो कॉल्ड फादर ऑफ आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विसेज का पिता भी हम किसको कहते हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहते हैं। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि रियल फाउंडर ऑफ आईसीएस है तो आपका लॉर्ड डलहौजी, ओपन कंपटीशन का कंसेप्ट तो उसने ही लाया था यहाँ पे। लेकिन क्या हुआ कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने तो आपका कैपेबिलिटी के बेसिस पे क्या थी, लोगों को जॉब्स देनी शुरू कर दी। ये पहला कॉज आपका क्या हो गया, आपका परमानेंट सेटलमेंट। अब परमानेंट सेटलमेंट में क्या हुआ कि जो ब्रिटिशर्स थे उनका सीधा जो कंटेक्ट है वो किससे आपका टूट गया था, फार्मर से। उन्होंने एक मीडिएटर ले आया, जमींदार ले आया, जमींदार को पावर दे दी, भाई तुम लोग अब टैक्स लेंगे। पर उनके लिए क्या होता है, टैक्स की एक लिमिट उनके लिए डिफाइन करी हुई थी, मान लो 50% है जैसे, तो उनको क्या करना पड़ता था, 50% जो टैक्स है वो अंग्रेजों को किसी भी कीमत में देना पड़ता था, चाहे आपका सूखा पड़े या काल पड़े। ठीक है, अदरवाइज क्या होता था, उनकी जमींदारी होती थी वो छीन ली जाती थी, वो किसी दूसरे आदमी को ऑक्शन कर दी जाती थी। और कई बार क्या होता था, जैसे क्रॉप ज्यादा होती थी, फिर वो जो लिमिट डिफाइन की गई होती थी, जमींदार उतना ही अमाउंट क्या होता था रेवेन्यू का वो अंग्रेजों को देते थे। तो इससे मतलब अंग्रेजों को फायदा तो ये हुआ कि भाई आपका अकाल हो सूखा पड़े, उनको एक फिक्स अमाउंट ऑफ जो रेवेन्यू है वो मिल रहा था। लेकिन आपका क्योंकि एडिशनल भी कई जगह प्रोडक्शन ज्यादा हो रही थी, तो वहां पे जमींदारों ने क्या किया, उन्होंने हायर्ड जो पर्सन है वो अपनी जमींदारी में डिप्लॉय कर दिए, खुद वो सिटी में चले गए और उन्होंने अपना बिजनेस शुरू कर दिया। तो इस तरीके से, लेकिन ओवरऑल आपका जो जमींदार थे उन्होंने क्या किया, जो पीजेंट्स है उनके ऊपर अपनी एट्रोसिटीज बढ़ा दी थी। एक तो इसमें ये कॉज आ गया। दूसरा कॉज इसमें क्या था, तो उसको हम बोलते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ सब्सिडरी सिस्टम ऑफ लॉर्ड वेलेस्ली। और ये कब इंट्रोड्यूस किया गया था उनके द्वारा, ये किया गया था 1798। दूसरा इसमें जो कॉज था, रिवोल्ट ऑफ 1857 का पॉलिटिकल कॉज, वो आपका इंट्रोडक्शन ऑफ सब्सिडरी सिस्टम। अब ये सब्सिडरी सिस्टम आपको समझ आ गया कि नहीं, नहीं आया। अब ये सब्सिडरी सिस्टम क्या होता था, अंडर दिस सिस्टम इंडियन रूलर्स had to organize a British army in their dominion, dominion ये बोल सकते हैं या किंगडम, of their own expenses, और इसके बदले में क्या होता था, अगेंस्ट दिस ब्रिटिश गवर्नमेंट यूज्ड टू इंश्योर देयर सिक्योरिटी। इतनी सी बात। अब क्या होता था कि इंडिया में मतलब बहुत सारे छोटे छोटे रजवाड़े थे या रूलर्स थे, उनमें आपस में लड़ाइयाँ होती थी। ठीक है, अब वो इनसिक्योर फील कर रहे थे। अंग्रेजों ने उनको क्या कंडीशन दे दी, भाई आप क्या करो, अपनी एक आर्मी ऑर्गेनाइज करो, हमारी होगी वो आर्मी अंग्रेजों की, खर्चा उसका तुम दोगे, उसके बदले में हम क्या करेंगे, आपको कोई भी आपके ऊपर अगर आक्रमण होगा तो वो ऐसा माना जाए कि भाई ब्रिटिशर्स के ऊपर वो आक्रमण किया गया है और आपकी सिक्योरिटी हम लोग क्या करेंगे, इंश्योर करेंगे। ठीक है, तो दूसरा कॉज ये है। अब अंग्रेजों को इससे फायदा हुआ क्योंकि सबसे ज्यादा तो उनको खर्चा किसके ऊपर करना पड़ता था, आर्मी के ऊपर। तो अब लेकिन क्या हो गया कि भाई अब इंडियंस दे रहे हैं, उनके लिए फायदा हो गया भाई, इससे जो इंडियन रूलर्स है उनकी जो पोजीशन थी वो काफी वीक होगी। फिर इसमें एक और आपका कॉज है, उसको हम क्या बोलते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बाय लॉर्ड डलहौजी
लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट इंट्रोड्यूस की थी। कब? इन आपका 1848। अब इस डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट में क्या था, मान लो कोई इंडियन रूलर है और उसका आगे कोई सक्सेसर नहीं है, देन उसका जो डोमिनियन होता था, उसका जो स्टेट होता था, उसका जो किंगडम होता था, उसको ब्रिटिश एम्पायर में अनेक्स कर दिया जाता था। यहाँ इसका मीनिंग भी लिख देता हूं कि इसमें क्या होता था, अंडर दिस डॉक्ट्रिन द डोमिनियन ऑफ इंडियन रूलर was annexed into या incorporated into annexed into British Empire if they had no legal heir बोलो चाहे सक्सेसर, अगर उनका कोई अपना बच्चा नहीं होता था, अडॉप्टेड सन को क्या था, अंग्रेजों ने उनका वो सक्सेसर या हेयर नहीं माना। ठीक है, इसी तरीके से उन्होंने क्या थे, बहुत सारे जो एरियाज थे, बहुत सारे रूलर्स है, उनके जो थ्रोन है वो छीन लिए अंग्रेजों। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे इसमें जो नेक्स्ट जो पॉलिटिकल कॉज था, ये समझ गए ना डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट, सब्सिडरी सिस्टम समझ आ गया। क्वेश्चन आ रखा हो किसने इंट्रोड्यूस करा था, तब हाँ जी, ये आपका हो गया इसमें हेयर और सक्सेसर, उत्तराधिकारी मतलब। ठीक है, तो अगर मतलब कोई सही उनका कोई लीगल सक्सेसर नहीं है, अपना कोई लड़का नहीं है, देन उनको जो डोमिनियन था दैट वाज इनकॉर्पोरेटेड इनटू द ब्रिटिश एम्पायर, तो ब्रिटिश एम्पायर में उसको क्या था, शामिल कर दिया जाता। नेक्स्ट इसमें हमारे को जो इसमें कॉज देखने को मिलता है, इट वाज डिक्लेयर्ड दैट आफ्टर द डेथ ऑफ बहादुर शाह, हिज सक्सेसर्स, उसके जो उत्तराधिकारी होंगे, हिज सक्सेसर्स वुड बी डिप्राइव्ड ऑफ देयर एंसेस्ट्रल पोजेशन। मतलब आपका क्या होगा, एंसेस्ट्रल पोजेशंस का मतलब क्या होगा, वुड बी डिप्राइव्ड ऑफ देयर एंसेस्ट्रल पोजेशन, इसका मतलब ये हो गया, जैसे मैंने कहा कि मुगल्स में लास्ट कौन था, बहादुर शाह जफर था, या बहादुर शाह सेकंड भी हम उसको कह देते हैं, बहादुर शाह लिखा हुआ ना यहाँ, इसके साथ जफर लिख दीजिए, या इसको बहादुर शाह सेकंड भी हम कहते हैं। तो अब ये जो बहादुर शाह सेकंड था, इसको ये कह दिया, इसके पास रेड फोर्ट भी था, ताजमहल भी था, और भी बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स उसके कंट्रोल में थे। अंग्रेजों ने कहा कि भाई अब तुम लास्ट मुगल एम्परर हो, जब तुम्हारी डेथ हो जाएगी उसके बाद तुम्हारा जो सारा जो मतलब एंसेस्ट्रल पोजेशन है वो किसके पास रह जाएंगे, अंग्रेजों के पास। आगे तुम्हारे जो सक्सेशन होगी उनको वो नहीं मिलेगा। ठीक है, ये भी एक इसमें पॉलिटिकल कॉज था। फिर हमारे को आपका ये पता लगता है, जैसे आपका अवध है, अवध वॉज नेक्स्ट एनेक्स्ड ऑन ग्राउंड ऑफ, या मैं इसको ऐसे ही बोल सकता हूँ ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ करना, ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ मॉल एडमिनिस्ट्रेशन। अब अवध का जो नवाब था, यानी कि लखनऊ, तो हम अवध भी कह देते, अवध का जो नवाब था उसके ऊपर उन्होंने क्या किया, उसके पास बहुत सारा खजाना था, अंग्रेजों ने उसको क्या करना था, लूट लेना था, है ना। इसके लिए उन्होंने क्या बोला, भाई तुम्हारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सही से नहीं चला हुआ, मॉल एडमिनिस्ट्रेशन की बात की, कुशासन की बात की, तुम्हारा जो भी वो मतलब तुम्हारा जो थ्रोन है या जो रीजन है वो अब किसके पास आ जाएगा, ब्रिटिश कंट्रोल में आ जाएगा। इस तरीके से उनका थ्रोन क्या था, छीन लिया। फिर इसमें हमारे को एक पॉलिटिकल कॉज में एक और भी चीज पता लगती है, वो क्या है, जुडिशियल सिस्टम ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। जुडिशियल सिस्टम कैसे भी पॉलिटिकल कॉज है, ऐसा होता था, बड़े जमींदार होते थे या फिर कोई आपका राजा होते थे, रूलर्स होते थे,
वो कितना ही बड़ा क्राइम करते थे, उनको छोड़ दिया जाता था। और सजा किसको होती थी? कॉमन मासेस को सजा होती थी। ठीक है। अब इसमें जो रानी झांसी थी, उसको उससे भी तो क्या था, वो थ्रोन छीना गया था। क्यों? क्योंकि उसका कोई आपका कोई लीगल सक्सेसर नहीं था, अडॉप्टेड सन था, और उसका जो रियल सन था उसकी डेथ हो गई थी। फिर झांसी वाला जो रीजन है वो तो आपको डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट के द्वारा ही क्या था, उसको एनेक्स कर दिया गया था ब्रिटिश एम्पायर। ये पहले पता लग गया पॉलिटिकल कॉजेज। क्या इसमें कोई दिक्कत है? हाँ जी, पॉलिटिकल कॉजेज क्लियर हुए, सब्सिडरी सिस्टम सभी को क्लियर हो गया कि नहीं? क्वेश्चन आपको पूछा जा चुका है कि सब्सिडरी सिस्टम को किसने शुरू किया था, किसने इंट्रोड्यूस किया था? लॉर्ड वेलेस्ली। ठीक है, मैंने बता दिया होता क्या है, इंडियन रूलर को एक ब्रिटिश आर्मी अपने डोमिनियन में रखनी होती थी, अपने एक्सपेंसेस में। अगेंस्ट दैट आपका जो अंग्रेज है वो क्या करते थे, उनकी सिक्योरिटी को इंश्योर करते थे। परमानेंट सेटलमेंट में मैंने कहा कि जो पावर है दैट वाज गिवन टू द जमींदार, मतलब वो टैक्स कलेक्ट करते थे, है ना। और इससे क्या हुआ, जो आपका कॉमन मासेज है उनके ऊपर एट्रोसिटीज बढ़ गई, और जो जमींदार थे वो भी सेफ नहीं थे। उनकी जमींदारी थी दैट वाज ऑक्शन, अगर वो उस जो एक उनके लिए लिमिट टैक्स की दी गई थी, अगर उसको वो नहीं डिपॉजिट कर पाते थे। अब आगे चलते हैं, आगे इसमें हम करेंगे सोशियो रिलीजियस कॉजेज। अब बात हो रही है इसमें सोशियो रिलीजियस कॉजेज, यानी कि सामाजिक आपका धार्मिक जो कारण है उसकी बात हो रही है। अब इसमें पहली बात हमारे को इसमें क्या पता लगती है कि एबोलिशन ऑफ सोशल इविल्स लाइक, जैसे आपका सती सिस्टम हो गया, ठीक है, आपका जैसे एटसेट्रा, ठीक है। तो ये सारे जो उन्होंने क्या किया, एबोलिश किया, पहले आपका सती सिस्टम को खत्म किया, ठीक है। सती सिस्टम के साथ आपको जैसे चाइल्ड मैरिज उसको बैन किया, चाइल्ड मैरिज भी लिख देता हूँ इसमें, चाइल्ड मैरिज उनको बैन किया, ठीक है। या आपका जो विडो री मैरिजेज है उनको अप्रूव किया, ठीक है। प्रमोट, उन्होंने क्या प्रमोट किया, विडो री मैरिजेस। अब ये चीजें क्या थी, एबोलिशन ऑफ सोशल इविल्स, सामाजिक बुराइयों का क्या किया गया, उन्होंने मतलब उन्मूलन किया, खत्म किया उनको। तो लेकिन आपका क्या था, इंडिया के पर्सपेक्टिव से तो सही नहीं था, क्योंकि इंडियंस उसको मानने के लिए तैयार नहीं थे। आपने भी ट्रिपल तलाक वाला देखा आपने कुछ टाइम पहले, ट्रिपल तलाक आपका सायरा बानो केस का मैंने जिक्र किया, उसको खत्म किया गया, लेकिन मेजोरिटी सेक्शन तो उसके अगेंस्ट में था। लेकिन फाइनली क्या, कोर्ट की इंटरवेंशन जो आपका इलीगल डिक्लेयर किया गया। तो आपका जो सती सिस्टम है, जब इसको खत्म किया गया था, राजा राममोहन रॉय ने किया ना, इनिशिएटिव लिया, वो लोग राजा राममोहन रॉय को मारने के लिए तैयार हो गए, मेजोरिटी सेक्शन उसके फेवर में थे। जैसे एक राधा कांत देव था, उसने क्या किया, उसने धर्मसभा बनाई थी, उसने क्या कहा कि भाई सती सिस्टम तो रह गई, उसको आप बदल नहीं सकते। तो इस तरीके की आपका क्या था उस टाइम एनवायरमेंट इंडिया में था। तो ये आपका सोशल इविल्स हमारे पर्सपेक्टिव से तो भाई हमने तो उसको सही नहीं माना, लेकिन ओवरऑल तो सही चीज थी। दूसरा इसमें क्या था, कन्वर्जन ऑफ इंडियन कम्युनिटी इनटू क्रिश्चियनिटी। ईसाई धर्म का मैं क्या था, लोगों को कन्वर्ट किया जा रहा था, या मैं इसको शॉर्ट में ऐसे भी बोल सकता हूँ, प्रोपागेशन ऑफ क्रिश्चियनिटी। अब अंग्रेज लोग क्या करते थे, यहाँ पे लोगों को भारी संख्या में उनको क्या था, क्रिश्चियनिटी में ईसाई बनाया जा रहा था। ईसाइयों को वो क्या करते थे, क्रिश्चियंस को जॉब भी देते थे या उनको मॉनिटरी सपोर्ट दे देते, ठीक है। फिर आपका क्या हुआ, एजुकेशन की अगर मैं बात करूं, इंट्रोडक्शन ऑफ, ये भी एक सोशल कॉज है, इंट्रोडक्शन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन। वेस्टर्न एजुकेशन कैसी हुई, आप लोग तो वेस्टर्न एजुकेशन ही ले रहे हैं ना। वेस्टर्न एजुकेशन कैसे हुई, इंडिया में पहले क्या होता था, ट्रेडिशनल एजुकेशन थी, उसमें आपका मदरसा थे,
उसमें कौन होते थे? मौलवी। ठीक है, याद है आपके गुरुकुलस, और उसके जो हेड होते थे, उसके जो टीचर होते थे, दे वर द ब्राह्मण्स। अब ये दोनों क्या थे? रिलीजियस एजुकेशन देते थे। ठीक है। अब लेकिन क्या हुआ, क्योंकि वेस्टर्न एजुकेशन आपकी इंट्रोड्यूस हो गई थी, मैंने कहा था कि भाई आपका 1835 में इंग्लिश को अडॉप्ट किया गया था एज मीडियम फॉर एजुकेशन। ठीक है, लॉर्ड मैकॉले की रिकमेंडेशन पे। तो अब क्या था, वो जो रिलीजियस लोग थे, जैसे ब्राह्मण्स है या मुस्लिम्स है, उन्होंने क्या किया, लोगों को भड़काना शुरू कर दिया कि भाई आप लोगों के धर्म तो भ्रष्ट हो जाएगा। ठीक है, आप लोग क्या करो कि भाई आपको अपोजिशन शुरू करो, अंग्रेजों का विरोध करो। तो इन लोगों ने भी क्या था कि इस रिवोल्ट को करवाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। फिर इसमें हमारे को एक और चीज पता लगता है, एबोलिशन ऑफ उनको बुलाना जरा सर को। एक मिनट देखना जरा, वो किधर से रह गया पेज। ठीक है, ठीक है, ठीक है जी। ये हमने देखा कि भाई, मैं इसमें बता रहा हूँ कि कास्ट सिस्टम को खत्म किया गया था और कंसेप्ट ऑफ इक्वेलिटी लाया गया था। क्या कास्ट सिस्टम आज की डेट में खत्म हो गया पूरी तरह से? हाँ जी, बताओ। क्या कास्ट सिस्टम आज की डेट में पूरी तरह से खत्म हो गया? नहीं हुआ, है ना? उस दौरान आपका कितना कॉम्प्लेक्सिटी होगी सोसाइटी में, है ना? लोग डिस्क्रिमिनेशन करते थे। आप हम इसमें देखेंगे बहुत सारे आपके मूवमेंट्स हुए, जैसे आपका केरला में एक बाई कॉम मूवमेंट था। मंदिर है जैसे मानो किसी जगह, वहां पे आपको दूसरे डिप्रेस्ड क्लासेस के लोग वहां नहीं चल सकते थे। ठीक है, कहीं पब्लिक वेल का यूज नहीं कर सकते थे, आपका कोई पब्लिक प्लेस पे नहीं जा सकते थे। तो यहाँ पे आपका एक और इसका कॉज है, एबोलिशन ऑफ कास्ट सिस्टम एंड कंसेप्ट ऑफ इक्वेलिटी। और आपका इक्वेलिटी वाला कंसेप्ट आ गया था, कोई डिस्क्रिमिनेशन किसी के साथ उन्होंने बंद कर दिया, मतलब काफी हद तक अंग्रेजों। तो अंग्रेजों का जो रूल था इंडिया में, वो सही भी था गलत भी था। सही तो इसलिए तो थोड़े बहुत उन्होंने रिफॉर्म्स किए, डेमोक्रेसी लाने में अंग्रेजों का बहुत बड़ा रोल था। लेकिन उन्होंने क्योंकि इंडियंस के ऊपर एट्रोसिटीज करी, उसकी कोई लिमिट नहीं थी। उस पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं आपका उनका जो रूल था इंडिया में, वो गलत था। इंडियंस का डिस्क्रिमिनेशन करते थे। मान लीजिए, आप ऐसे लीजिए, अगर आपका वर्ल्ड वॉर 1 या 2 अगर नहीं हुआ होता, तो अभी यहाँ पे इंडिया में क्या होना था? ब्रिटिश रूल ही होना था। हिटलर ने क्या किया? आउट ब्रेक ऑफ जो आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, उससे क्या हुआ? इकोनॉमिकली आपका ब्रिटेन जीत तो गया, लेकिन वो वीक हो गया। उसके अंडर क्या थी? बहुत सारी कॉलोनीज थी। वो आपका अफ्रीका में भी थी, यूएसए में भी थी, और एशिया में भी थी। उनके ऊपर रूल करना उसके लिए पॉसिबल नहीं था, क्योंकि उसके पास मॉनिटरी वो काफी कमजोर हो गया था। इसलिए क्या हुआ, उसने इंडिया को और बाकी वो जो कॉलोनीज थी उनको इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर लिया था। अदरवाइज क्या होता, इंडिया में किसका रूल होता? ब्रिटिशर्स का। और वो कहीं ना कहीं आप लोगों से, जैसे साउथ अफ्रीका में था ना, बिल्कुल वैसा ही करते, आपसे वो डिस्क्रिमिनेशन करते और करते भी रहे। आप इसमें हिमाचल में ही देखो, आपकी एक माल रोड जगह है, वहां पे लिखा हुआ था कि भाई इंडियन लोग वहां जा ही नहीं सकते। ठीक है, तो ओवरऑल आपका क्या था? इस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन होता था। और ये हमारे को सोशियो रिलीजियस आपका जो कॉजेज है वो हमने यहाँ पे देखे। अब नेक्स्ट इसमें बात कर रहा हूँ मैं इकोनॉमिक कॉजेज की। इकोनॉमिक कॉजेज, अब इकोनॉमिक कॉजेज में क्या था?
इसमें एक तो हमारे को ये पता लगता है जो इंडियन इंडस्ट्री थी वो खत्म हो गई, इंडियन इंडस्ट्री वैनिश्ड अंडर द, वैनिश मतलब खत्म हो गया, अंडर द प्रेशर ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन। क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से क्या हो गया, जो इंडियन जो इंडस्ट्री थी वो कैसी थी, ट्रेडिशनल थी, मतलब मैनुअली हाथों से वो चीजें बनाते थे। तो वो जो इंडियन इंडस्ट्री है वो क्या हो गई, वो आपका वैनिश होगी, खत्म होगी अंडर द प्रेशर ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब क्या हो गया कि इंडस्ट्रीज फॉर द फर्स्ट टाइम कहाँ पे लगी थी, यूरोप में, इंग्लैंड में। और वो क्यों लगी थी, क्योंकि वहां पे कोल भी एक्सेस में था, कोयला, और दूसरा वहां पे क्या था, आयरन भी एक्सेस में था, है ना। और वैसे ही आपका देखेंगे, अगर हम जैसे हम ज्योग्राफी में अगर आगे हम करेंगे उसमें देखेंगे कि आपने वो एक पढ़ा होगा कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी थी। तो उससे वैसे तो आपका जो कोयला होता है वो आपका किससे बनता है, हार्डवुड से। हार्डवुड मोस्टली आपका कहाँ पे पाया जाता है, वो पाया जाता है आपका इक्वेटोरियल रीजन में। इक्वेटोरियल रीजन वो रीजन होता है जहाँ पे आपका 12 बजे के बाद रोज आपका रेनफॉल होता है। आपके जो अमेजोन के फॉरेस्ट वगैरह है वो सारे आपके कहाँ पे उसी बेल्ट में, यानी कि इक्वेटोरियल रीजन में पड़ते हैं। तो वहाँ हार्डवुड होते हैं, हार्डवुड से ही हमारा कोयला बनता है। लेकिन आपका ब्रिटेन है, ब्रिटेन में आपका सॉफ्टवुड है, लेकिन वहाँ पे सबसे ज्यादा आपको कोल डिपॉजिट्स मिले। तो उसके पीछे आपको उसी थ्योरी की बात की जाती है। तो एक आपका ये हमारे को पता लगा इकोनॉमिक कॉज की, कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से इंडियन इंडस्ट्री वैनिश हो गई थी। दूसरा क्या था, आपका जो क्रिटिकल कंडीशन ऑफ इंडियन पीजेंट्स ड्यू टू हैवी टैक्सेस। ठीक है, जो इंडियन पीजेंट है उनके ऊपर भी क्या था, उनसे राजस्व जो होता है, रेवेन्यू, वो काफी ज्यादा टैक्स की फॉर्म में क्या होता है, मतलब अनाज वगैरह ही देते थे ना, ऐसा कोई मॉनिटरी तो उनके पास नहीं होता था। फिर क्या था कि जो आपका ऑफिस ऑफ जमींदार है, ऑफिस ऑफ जमींदार वॉज नॉट फिक्स्ड, ठीक है, एंड देयर जमींदारी वॉज ऑक्शन auctioned when they failed to pay the assigned tax। जब वो टैक्स देने में क्या हो जाते थे, असफल हो जाते थे, तो फिर उनकी जिम्मेदारियों किसी दूसरे को दी जाती थी। वो भी इनसिक्योर फील कर रहे थे, इसलिए वो लोग क्या थे, इसमें वो शामिल हो गए थे रिवोल्ट में। ठीक है जी। अब देखिए नेक्स्ट इसमें हमारे को, जैसे इसमें मैं बता रहा हूँ मिलिट्री कॉज। नेक्स्ट मिलिट्री कॉजेज क्या क्या थे, मिलिट्री कॉजेज आपके क्या थे रिवोल्ट ऑफ 1857 के। पहला इसमें जो कॉज था वो था इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रीज्ड कार्ट्रिजेस, इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रीज्ड कार्ट्रिजेस। कार्ट्रिजेस मतलब आपको चर्बी वाले जो कारतूस है उनको इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रीज्ड कार्ट्रिजेस का मतलब क्या हो गया, चर्बी वाले जो कारतूस है उनको क्या था, इंट्रोड्यूस किया गया था। उसमें क्या होता था, फैट्स ऑफ पिग एंड काउ, दोनों के लिए क्या था, रिलीजियसली वो बहुत बड़ा सेटबैक था, वेदर इट इज हिंदूज और द मुस्लिम्स। ठीक है, अब वो जो कार्ट्रिजेस होते थे वो लोडेड, जो गन को जब लोड करते थे, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, ग्रीज्ड कार्ट्रिजेस इंट्रोड्यूस किए थे। और दूसरा आपका इनफील्ड राइफल्स उसमें यूज होते थे, इनफील्ड राइफल्स। तो ग्रीज्ड कार्ट्रिजेस को जब यूज करते थे, मुंह से उनको खोलना होता था, तो इससे क्या हुआ था, रिलीजियसली इट वॉज अ सेटबैक टू हिंदूज एंड मुस्लिम दोनों के लिए।
दूसरा इसमें क्या था कि जो इंडियन सोल्जर्स है उनको क्या होता था, कम आपका वेजेस दिए जाते थे। इंडियन सोल्जर्स गॉट लेस वेजेस एज कंपेयर टू ब्रिटिश सोल्जर्स। ब्रिटिश सोल्जर, अगर ब्रिटिश सोल्जर से अगर हम कंपेयर करें तो आपका क्या था कि इंडियन जो सोल्जर्स थे उनसे काम भी ज़्यादा लिया जाता था और उनको वेजेस भी कम दिए जाते थे, प्रमोशन उनको नहीं दी जाती थी। फिर इसमें क्या था, जो आपका सीनियर जो आपका सोल्जर होते थे उनको पेंशन वगैरह नहीं दी जाती थी, उनको पेंशन बंद कर दी गई थी। सीनियर सोल्जर्स वर डिप्लॉयड इन द कैंटोनमेंट। कैंटोनमेंट का मतलब क्या हो गया, छावनी है जहाँ पे आपका पुलिस फोर्सेस रखी जाती है, विदाउट पेंशन, बिना पेंशन के उनको वहाँ रखा जाता था। अब उनके पास काम तो था नहीं, ठीक है। फिर इसके अलावा क्या था, इंडियन सोल्जर्स वर सेंट इन ओवरसीज, ओवरसीज मतलब फॉरेन लैंड, ओवरसीज फॉर सर्विसेज, ठीक है। और ये क्या होता था, जो सोल्जर्स थे, यहाँ पे लिख दिया मैंने कैसे था, ओवरसीज विजिट वॉज कंसीडर्ड एज करप्ट ऑफ their religion by soldiers। सोल्जर समझते थे भाई अगर विदेशों में हो जाएंगे तो उनकी जो कास्ट है या उनका जो रिलीजन है वो आपका क्या हो जाएगा, करप्ट हो जाएगा, भ्रष्ट हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपका ये भी एक मिलिट्री कॉज था कि जो इंडियन सोल्जर्स है दे वर सेंट इन ओवरसीज फॉर सर्विसेज, जो उनको विदेशों में सेवाओं के लिए भेज दिया। ये आपके मिलिट्री कॉजेज थे, ठीक है। और अब इमीडिएट कॉज में हम क्या देखेंगे, इमीडिएट कॉज में तो आपका यही था, जो आपका ग्रीज्ड कार्ट्रिजेस एंड आपका इनफील्ड राइफल्स। यहाँ पे मैंने लिख दिया इमीडिएट कॉज। इमीडिएट कॉज इसमें क्या क्या आएगा आपका, इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रीज्ड कार्ट्रिजेस, ग्रीज्ड कार्ट्रिजेस एंड इनफील्ड राइफल्स, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका इमीडिएट कॉज हो, जिसकी वजह से मतलब आउटब्रेक हुआ था रिवोल्ट ऑफ 1857, ठीक है। इतनी बात समझ गए, ये हमने कॉजेज डिस्कस किए। अब लेकिन इसका क्या है, इसका हम देखेंगे इसके जो इंपॉर्टेंट लीडर्स है, क्योंकि क्वेश्चन आपको कैसे आता है, जैसे मान लीजिए कि कौन कौन से इसके सेंटर थे, कौन कौन से लीडर्स थे, ठीक है, तो आपको उसमें मैचिंग वाला क्वेश्चन आता है, या उसमें कौन कौन से जनरल थे, ठीक है, तो वो आपका क्वेश्चन आ जाता है। तो अब इसमें हम क्या देखेंगे, इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857, इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। अब रिवोल्ट को हम देखेंगे भाई कैसे कैसे वो शुरू हुआ। सबसे पहले वो आपका शुरू हुआ था, जो पहला मतलब एरिया था या पहला जो रीजन था जहाँ पे शुरू हुआ था वो कौन सा था, उसको हम कहते हैं बैरमपुर। और ये जो बैरमपुर है ये बंगाल में है। यहाँ पे कौन सी बटालियन थी, यहाँ मतलब आपका फरवरी 1857 में यहाँ पे आउटब्रेक हो गया, ठीक है। अब बैरमपुर में बंगाल में है, वहां पे क्या था, 19th नेटिव इन्फेंट्री, 19th नेटिव इन्फेंट्री थी बैरमपुर में, जो कि बंगाल में है। तो
ये जो बटालियन थी इनको पता लगा कि भाई आपका ग्रीज्ड कार्ट्रिजेज इंट्रोड्यूस किए गए हैं, तो आपका क्या था, ये जो बटालियन थी, दिस बटालियन वॉज डिसबैंडेड, इसको समाप्त कर दिया गया, रद्द कर दिया गया, एज दे रिफ्यूज्ड टू यूज द ग्रीज्ड कार्ट्रिजेस, क्योंकि इन्होंने क्या था, ग्रीज्ड कार्ट्रिजेस को यूज करने से मना कर दिया। इसलिए ये जो आर्मी थी यानी कि 19th नेटिव इन्फेंट्री है, इसको क्या कर दिया गया, डिसबैंड, ठीक है, रद्द कर दियो, मतलब बटालियन ही खारिज कर दी। ये पहला सेंटर था रिवोल्ट ऑफ 1857। फिर आपका इसमें हम देखेंगे सेकेंड सेंटर, ये कौन सा था, बैरकपुर। ये भी आपका कहाँ पे, बैरकपुर, ये भी आपका बंगाल में है। सेकेंड आपका कौन सा, बैरकपुर, ठीक है, सेकेंड वन इज बैरकपुर। बैरकपुर में आपका क्या था, यहाँ पे एक सैनिक था, एक सोल्जर था, उसका नाम क्या था, मंगल पांडे, ठीक है। तो अब मंगल पांडे ने क्या किया था कि यहाँ पे मतलब बटालियन का भी आपने ध्यान रखना, बटालियन यहाँ पे कौन सी थी, यहाँ पे 34th, क्योंकि ना क्वेश्चन आपका ये था, जो मंगल पांडे वो किस बटालियन से बिलोंग करता था, 34th नेटिव इन्फेंट्री से। यहाँ आपका 34th नेटिव इन्फेंट्री ये बटालियन थी, इसका एक सोल्जर था, उसका नाम मंगल पांडे था। अब ये बेसिकली ब्राह्मण था, आपने मूवी अगर देखी होगी मंगल पांडे, ये ब्राह्मण था, और जैसे इसको पता चलता है कि भाई हमारा जो धर्म है वो भ्रष्ट हो रहा है क्योंकि ग्रीज्ड कार्ट्रिजेज, तो उसने क्या किया था, ही किल्ड 2 ब्रिटिश ऑफिसर्स, उसने 2 ब्रिटिश ऑफिसर्स को मार दिया था, कॉल्ड कैप्टन बॉग एंड मेजर ह्यूसन। मेजर ह्यूसन दोनों को उसने क्या था, मार दिया था, और बाद में इसको क्या था, फांसी दी गई, ठीक है। देन ही वॉज हैंग्ड एंड ही वॉज, वो क्या था भाई, फर्स्ट मार्टर ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 की क्रांति को पहला शहीद था मंगल पांडे, ठीक है। आपका क्वेश्चन तो इसमें जैसे ये मैं 34 नेटिव इन्फेंट्री पूछा गया है, या जो फर्स्ट मार्टर ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 ये पूछा गया। अब देखिए नेक्स्ट, अब इसमें जो थर्ड था, थर्ड कौन सा था, अवध। अवध में कौन सी रेजिमेंट थी, थर्ड कैवलरी रेजिमेंट। रेजिमेंट के नाम यानी आपने याद रखना, थर्ड कैवलरी रेजिमेंट, कैवलरी के मतलब होते घोड़सवार सेना, ठीक है, घोड़े वाली सेना। मतलब थर्ड कैवलरी रेजिमेंट आपकी कहाँ पे थी, अवध में थी। और यहाँ पे क्या हुआ था कि कुछ सोल्जर ने रिफ्यूज कर दिया, भाई हम लोग जो ग्रीज्ड कार्ट्रिजेज है उनका यूज नहीं करेंगे। फिर क्या था, उसमें जो 80 जो लोग थे उनको क्या था, जेल में डाल दिया गया। बाकी जो सोल्जर थे वो फिर क्या थे, वो मतलब भड़क गए और उन्होंने क्या किया, जेलों के ऊपर अटैक किया। बहुत सारे ब्रिटिश जो ऑफिसर्स थे वो वहाँ पे भी मारे गए थे, और फिर उनको छुड़ा के उन्होंने क्या किया कि वो दिल्ली की तरफ चले गए। अगर मैं इसमें जैसे अगर यहाँ बैरकपुर की बात करूं, ये तो है आपका कब की बात, मार्च 1857 की। यहाँ के बाद आपका जो इसकी वेव गई थी वो गई थी अवध में, ये गई थी आपका 10वीं। अवध नहीं, आपने यहाँ क्या करना है, सॉरी, यहाँ आप करिए मेरठ, मेरठ से शुरू हुई थी। डेट इसकी बस 31 मई थी, आपने इस पे 10 मई 1857 को ये कहाँ से शुरू हुआ था, मेरठ से। मेरठ में आपका थर्ड कैवलरी रेजिमेंट थी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी ग्रीज्ड कार्ट्रिजेज को यूज करने से मना कर दिया। और फिर क्या हुआ था कि 11 मई 1857 को वो लोग कहाँ पहुंच गए, दिल्ली, ठीक है।
अब इसमें जो नेक्स्ट सेंटर में बात कर रहा हूं वो कर रहा हूं मैं दिल्ली की बात। अब दिल्ली में आपका जो रिवोल्ट का लीडर था, यानी कि मेरठ के बाद आपका जो फोर्थ आपका है वो आपका दिल्ली। अब दिल्ली में कौन था लीडर, कौन था लीडर ऑफ द रिवोल्ट? बहादुर शाह। बहादुर शाह, उसको हम जफर कहते हैं, या बहादुर शाह सेकेंड हम उसको कहते हैं, जो कि कौन था? लास्ट मुगल एम्परर था, लास्ट मुगल एम्परर। ठीक है। और क्या हुआ था, यहाँ पे जो जनरल था उसका नाम हडसन था। मैं जनरल का नाम ही लिख रहा हूं सीधा, जनरल यहाँ पे हडसन था। एक यहाँ पे और भी था, निकोलसन। दो लोग थे वैसे, निकोलसन तो हार गया था, हडसन का मेन आपने याद रखना है। हडसन ने क्या किया था? हडसन ने किया था, ही कॉट बहादुर शाह फ्रॉम, कहां से पकड़ा था? हुमायूं के जो मकबरा था, हुमायूं टोम, एंड देन हिज टू सन्स, उनका नाम था मिर्जा मुगल एंड मिर्जा सुल्तान, एंड वन ग्रैंडसन कॉल्ड, उसका नाम क्या था? अबू बकर, वर शॉट डेड, उसी के सामने मार दिए गए थे। मतलब मुगलों में कोई नहीं बचा हुआ, उनका खानदान यहाँ पे खत्म कर दिया गया था। किसके द्वारा? हडसन के द्वारा। और ये जो बहादुर शाह जफर थे, इनको कहाँ भेज दिया गया? क्वेश्चन था कि भाई कौन से दो ऐसे मुगल एम्प्रर है, मतलब जिनके जो मतलब टोम है, मकबरे हैं, वो आपका इंडिया से बाहर है। एक तो बाबर का था, ठीक है, क्योंकि उसको तो फिर काबुल में दफनाया गया ना। और दूसरा किसका था? बहादुर शाह जफर का, उसका म्यांमार में। तो आपका क्वेश्चन तो ये है कि आफ्टर बहादुर शाह जफर, यहाँ पे मैंने लिख दिया बहादुर शाह जफर was deported to रंगून। रंगून आपका कहाँ है? म्यांमार में, म्यांमार जिसको बर्मा कहते हैं। वेयर ही डाइड इन अ सेल, इन कब उसकी डेथ हुई थी? 1862 में। इसमें 1862 में उसकी क्या होगी? डेथ होगी। किसकी? बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर के लिए इतना छोटा सेल था कि वो वहां पे सो भी नहीं सकता था, खड़े रहने की जगह ही थी उसमें। वहां पे उसकी डेथ हो गई थी रंगून। ठीक है, रंगून आपका क्या है? म्यांमार में। तो ये आपका ये घटना आपका हुई। तो दिल्ली में इस तरीके से आपका क्या था? वहां पे रिवोल्ट चला। अब इसके बाद जो नेक्स्ट जो सेंटर था वो कौन सा था? कानपुर। कानपुर में यहाँ पे जो लीडर था रिवोल्ट का वो कौन था? वो थे नाना साहिब। लीडर कौन थे? नाना साहिब। एंड हिज जनरल, उसका नाम तांतिया टोपे था। तांतिया टोपे था, जिसको बाद में फांसी दे दी गई थी। तो यहाँ पे जो जनरल था, ब्रिटिश जनरल जिसने रिवोल्ट को सप्रेस किया था, वो कौन था? उसका नाम था कैंपबेल। यहाँ आपका क्या था कि जनरल कैंपबेल, कैंपबेल suppressed the revolt with the help of, किसकी हेल्प से किया था? गोरखा रेजिमेंट। गोरखा रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट तो आज की डेट में इंडिया में भी है। ठीक है,
और आपका क्या होता है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वहाँ पे नेपाल में उनके ऑफिसर्स की एक टीम आती है, और वहाँ से क्या होते हैं, कुछ जो गोरखाज होते हैं उनको अपनी आर्मी में रिक्रूट करते हैं आज की डेट में। ठीक है। वो आपका क्या हुआ था, एंग्लो गोरखा वॉर के बाद क्या हुआ था कि उन्होंने क्या किया, उनको उनके जो मतलब, क्योंकि वो एक वॉरियर रेस है गोरखास, तो उनके मतलब ब्रेवरी को देखते हुए उन्होंने क्या किया, उनको अपनी आर्मी में उन्होंने डिप्लॉय किया था अंग्रेजों ने। लेकिन वो ट्रेंड आज की डेट में भी अभी भी चला हुआ है, चाइना भी कर रहा है अब तो उनको गोरखास को रिक्रूट। तो ये हमारे को इसमें पता चलता है। तो कैंपबेल ने क्या किया था, इसको रिवोल्ट को क्या कर दिया था, सप्रेस कर दिया था। और बहादुर शाह, ये नाना साहिब कहाँ चले गए थे, नाना साहिब फ्लेड टू नेपाल, ऐसा कहा जाता है। इंडिया में आज की डेट में भी होता है, जब कोई आदमी पकड़ा जाता है, ठीक है, या किसी चीज में इन्वॉल्व हो तो नेपाल की तरफ भाग जाता है। ठीक है। तो आपको वो कहाँ चले गए थे, वो नेपाल चले गए थे। वैसे उनके बारे में कोई हिस्टोरिकली हमारे पास कोई ज़्यादा एविडेंस है नहीं। ये हिस्टोरियन का ओपिनियन था कि भाई आपको नेपाल चले गए। फिर नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे, नेक्स्ट जो सेंटर है वो कौन सा सेंटर है, लखनऊ। नेक्स्ट जो सेंटर है वो लखनऊ। और लखनऊ में कौन थी लीडर की, लीडर कौन थी, बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल। और ये कौन थी, विडो ऑफ वाजिद अली शाह, नवाब ऑफ लखनऊ। लखनऊ। ठीक है। अब इसने क्या किया, ही डिक्लेयर्ड, शी डिक्लेयर्ड हर सन, और उसका नाम क्या था, बिरजिस कादिर, एज न्यू नवाब ऑफ लखनऊ। लखनऊ का नया नवाब उसने उसको घोषित कर दिया था, किसको, बिरजिस कादिर। और ये किसकी विडो थी, वाजिद अली शाह की। और यहाँ पे भी जो जनरल हमारे को देखने को मिलता है, जनरल यहाँ पे भी कौन था, कैंपबेल। और ये जो थी बेगम हजरत महल, वो कहाँ चली गई थी, वो आपका नेपाल चली गई। फ्लैट टू नेपाल। ठीक है। अब ये हो, ये लखनऊ की बात हो। उससे पहले हमने किसकी बात की थी, कानपुर। उससे पहले दिल्ली। ठीक है। उससे पहले मेरठ, फिर बैरकपुर, बैरमपुर, ये हमने डिस्कस किया। ठीक है, ये पता लग गया। लीडर्स आपको आएंगे और जनरल की कई बार मैचिंग वाला क्वेश्चन आ जाता है। अब हम इसमें नेक्स्ट क्या देखेंगे कि लखनऊ के बाद, लखनऊ के बाद यहाँ पे बात हो रही है बरेली की। बरेली आपका यूपी में। और वहां पे जो लीडर था, लीडर का नाम था खान बहादुर खान। और यहाँ पे भी आपका क्या था, किसने रिवोल्ट को सप्रेस किया था, रिवोल्ट वॉज सप्रेस्ड बाय कैंपबेल। कैंपबेल ने यहाँ पे रिवोल्ट को सप्रेस कर दिया था। ठीक है। इस तरीके से जो बरेली था, बरेली को भी ब्रिटिश एम्पायर में अनेक्स कर दिया गया। ये आपका सेंटर है बरेली। हाँ, इसका नाम खान बहादुर खान था। अंग्रेजों की इसने टफ रेजिस्टेंस दी थी। ठीक है। 2 बैटल में इसने अंग्रेजों को डिफीट भी किया। अब उसके बाद है आपका जो नेक्स्ट सेंटर है वो है जगदीशपुर, या में आपका बिहार भी बोल सकते। यहाँ पे
जो लीडर थे वो दो लोग थे, एक कंवर सिंह थे, एक अमर सिंह। कंवर सिंह की जब डेथ होगी तो अमर सिंह ने क्या किया था, इसको रिवोल्ट को लीड किया था। और यहाँ पे जो जनरल था जिसने रिवोल्ट को सप्रेस किया था, उसका नाम था विलियम टेलर। विलियम टेलर, विलियम टेलर ने क्या किया, ये जो रिवोल्ट है इसको क्या किया, सप्रेस किया। ठीक है, विलियम टेलर ने इस रिवोल्ट को सप्रेस किया था। और इस तरीके से क्या हुआ कि आपका ये जो रिवोल्ट है इसको क्या था, खत्म कर दिया भैया। लेकिन अब इसमें आपका सबसे बड़ी जो बात है कि भाई जो रिवोल्ट है उसका फेलियर का कॉज क्या था, व्हाट वर द कॉजेज ऑफ द फेलियर ऑफ द रिवोल्ट। ये तो हमारे को किसका पता चला, सेंटर से, या हमने उसके जो कॉजेज है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे कि इस रिवोल्ट के फेलियर के क्या क्या कॉजेज थे। कॉजेज ऑफ द फेलियर ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। पहला इसमें जो कॉज था, स्टार्टेड बिफोर अपॉइंटेड डे। अपॉइंटेड डे का मतलब क्या है, इसका जो डेट थी रिवोल्ट कब होना था, ये होना था 31 मई 1857 को ये शुरू होना। सभी लीडर्स ने ये डिसाइड किया हुआ। लेकिन ये आपका कब शुरू हो गया था, 10 मई को मेरठ से ये शुरू हो गया था, जिससे फिर ये क्या था, ये मूवमेंट डिसऑर्गेनाइज हो गया और वो जो आपके ये थे इंडियन लीडर्स वो हार गए थे। दूसरा इसमें जो कॉज है वो है आपका वाइडर यूज ऑफ रेलवे। रेलवे का यूज किया था एंड टेलीग्राफ। टेलीग्राफ बाय द ब्रिटिश, उन्होंने आपका रेलवे का, टेलीग्राफ का उन्होंने क्या था, पूरा यूज किया। टेलीग्राफ से आपका ये किसके टाइम में शुरू हुआ था, इससे मैसेज वगैरह दिया जा सकता था। और रेलवे तो आपको पता ही है वो अंग्रेजों के पास ही थी, वो इजीली अपना जो सामान है, सप्लाईज है, वो इजीली दिए जा सकते थे और जिसके दम पे वो जीत गए थे। फिर इसमें तीसरा कॉज क्या था कि जो आपके सोल्जर्स थे या जनरल्स, जनरल्स ऑफ द ब्रिटिश वर much more experienced as compared to their counterparts। काउंटरपार्ट्स मतलब उनके जो प्रतिद्वंदी थे। अब इंडियन सोल्जर में देख लो, 80 साल का बुजुर्ग था बहादुर शाह, अब उसको ने लीडर बना दिया रिवोल्ट। एक आदमी तो उसको पकड़ने के लिए चाहिए ना कि बैटल फील्ड में खुद जाएगा। ठीक है, ओवरऑल आपका, तो उनके जो सोल्जर थे उन्होंने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी हुई थी, कई जगह अफ्रीका में, कहीं यूरोप के अंदर, उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस था। ठीक है, फिर आपका क्या है, चौथा इसमें क्या था कि बहुत सारे इंडिया के ऐसे रूलर्स थे जिन्होंने किसको सपोर्ट किया था, इंग्लिश को, ब्रिटिशर्स को, है ना। तो इसमें हम देखेंगे निजाम ऑफ हैदराबाद। निज़ाम ऑफ हैदराबाद के बारे में तो हम आगे भी देखेंगे कि हैदराबाद का जो निज़ाम है वो इंडिया के साथ शामिल नहीं होना चाहता जब हमारा देश आज़ाद हुआ। फिर वहाँ पे ऑपरेशन पोलो चलाया गया था और उसके द्वारा क्या था, आर्मी भेजकर उस हैदराबाद को इंडिया में नेक्स्ट किया गया था। क्यों, क्योंकि आपका जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो आपका जो गवर्नमेंट ऑफ ये इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट है, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में जो इंडियन रूलर्स थे, ठीक है, प्रिंसली स्टेट के रूलर्स थे, उनके लिए ये प्रोविजन था कि वो अगर चाहे तो अलग से भी रह सकते थे, जरूरी नहीं उन्हें इंडिया में शामिल होना है। इसी चीज़ को देखते हुए उसने ये कहा कि भाई नहीं, मैंने इंडिपेंडेंट रहना है। पाकिस्तान में आपका जैनों को भी वो क्या कर रहा था, मैसेज दे रहा था कि भाई हम पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं। और भी बहुत सारी ऐसी रियासतें
लेकिन अल्टीमेटली उसको बाद में क्या किया, ऑपरेशन पोलो के द्वारा जो आपका ये था हैदराबाद, इसको इंडिया में शामिल किया गया। तो निजाम वहां का कौन होता था, राजा, हेड, ठीक है, निजाम ऑफ हैदराबाद, ठीक है, रूलर्स ऑफ सिंध एंड कश्मीर, ठीक है, सिंधिया ऑफ ग्वालियर, होलकर ऑफ इंदौर। सिंधिया का नाम सुना हुआ ना आपने, माधवराव सिंधिया कांग्रेस के लीडर, उसका लड़का ज्योतिरादित्य सिंधिया जो पहले कांग्रेस में, बीजेपी में उसी की फैमिली के लोग थे। होलकर ऑफ इंदौर, ठीक है, राणा ऑफ नेपाल, नेपाल का जो राणा था उसने क्या किया, इन्होंने क्या किया, एक्सटेंडेड देयर फुल सपोर्ट टू ब्रिटिश, ब्रिटिशर्स को उन्होंने अपना क्या था, पूरा सपोर्ट दिया था, आर्मी भी दी उनको, एमुनिशन वगैरह भी उन्होंने क्या था, प्रोवाइड किया, ठीक है। फिर आपका मैं नंबर 5 इसमें मैं ये भी बोल सकता हूँ कि जो ये थे, मतलब आपका जो इंडियन सोल्जर्स थे उनके पास जो बुक थी वो पुरानी थी, मतलब गन नहीं थी उनके पास, पुरानी थी, उनको कहते हैं हम ब्राउन बेस। तो ब्राउन बेस में लोडिंग प्रोसेस था वो काफी लंबा था, कई बार क्या होता था, गन में जैसे लोडिंग करते थे वो कई बार ब्लास्ट हो जाती, ठीक है, लेकिन उनके पास क्या थी, राइफल्स, राइफल की रेंज तो वैसे भी ज्यादा होती। तो ओवरऑल इस तरीके से भी क्या था, इंडियंस हार गए थे। तो यहाँ पे आपका क्या था, वेपन्स ऑफ द ब्रिटिश सोल्जर्स वर मच मोर superior as compared to British, as compared to Indians, as compared to Indian soldiers, ठीक है। तो ये हमारे को इसमें पता लगा, ये आपका फेलियर का क्या था, कॉज था, किसका, रिवोल्ट ऑफ 1857। This was the cause, they were the causes of the failures of the revolt of 1857। अब लेकिन आपके इसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या निकले भाई, इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज है वो क्या निकले रिवोल्ट ऑफ 1857 के। अब इसमें देखें हम कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ या रिजल्ट्स ऑफ द रिवोल्ट। रिजल्ट्स में हम देखेंगे कि पहली बात इसमें क्या हुई, द रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी केम टू एन एंड, खत्म हो गया, एंड दैट ऑफ द ब्रिटिश क्राउन स्टार्टेड। ब्रिटिश जो क्राउन है, क्वीन है, उसका रूल यहाँ पे शुरू हो गया, ठीक है। उस टाइम आपका कौन थी, विक्टोरिया, ठीक है। तो विक्टोरिया को क्या था, इंडिया की मतलब क्राउन या क्वीन मतलब डिक्लेयर कर दिया गया। दूसरा क्या हुआ था, दूसरा क्या हुआ था कि जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया now came to be known as Viceroy of India। और साथ में ये भी लिख देते हो, and was now the official of British government, official of ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब वो एक अंग्रेजी सरकार के अधिकारी के तौर पे इंडिया में काम कर रहा था। पहले वो किसके लिए काम करता था, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम करता था, ठीक है।
यानी कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया नाउ केम टू बी नोन एज वायसरॉय ऑफ इंडिया, यानी कि उसकी पावर ऑफ रिस्ट्रिक्ट कर दी गई, कम कर दी गई। ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया नाउ केम टू बी नोन एज वायसरॉय ऑफ इंडिया एंड वाज नॉट एंड वाज नाउ एंड वाज नाउ करना एंड वाज नाउ द ऑफिशियल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, या नाउ ही वाज द ऑफिसर ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। तीसरा इसमें जो कॉज हमारे को इसमें पता लगता है कि एक ऑफिस क्रिएट किया गया था। ये इसमें नॉट नहीं, ये आपने ठीक कर देना भाई, ये नाउ है एंड वाज नाउ द ऑफिशियल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, ऊपर वाले। और अब तीसरी बात क्या है, क्या हुआ, इसका कॉन्सिक्वेंस क्या निकला, द ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया was created to restrict the power of वायसरॉय। अब मेरे को बताना, जो पहला सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया था जो मैंने कल बताया, वो किसको बनाया गया था? हाँ जी, who was appointed as the first secretary of state for India, क्या नाम था उसका? हाँ जी, क्या नाम था उसका? नाम जॉर्ज हेनरी स्टैनले था, जॉर्ज हेनरी स्टैनले। ठीक है, ये कल बताया था मैंने, क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आगे हमारे को जैसे मॉरले मिंटो रिफॉर्म देखेंगे हम, या मोंटेगू चेम्स फोर्ड रिफॉर्म्स, तो उसमें आपका जैसे आपका मॉरले था वो कौन था? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। वैसे ही आपको मोंटेगू चेम्स फोर्ड रिफॉर्म में हम देखेंगे जो मोंटेगू था, ही वाज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। तो यहाँ हम देखेंगे एक नया ऑफिस क्रिएट किया गया, ऑफिस ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया वाज क्रिएटेड टू रिस्ट्रिक्ट या टू कंट्रोल द पावर ऑफ वायसरॉय। अब ये जो आपका सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया था, मैंने कहा था इंडिया में ये काम कैसे करता है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। इसकी हेल्प के लिए क्या था, 15 मेंबर्स की कमेटी बनाई गई थी। 15 मेंबर्स की एक कमेटी बनाई गई थी इसकी हेल्प के लिए, जिसमें से आपका 8 मेंबर्स तो ब्रिटिश क्राउन चुनता था एंड 7 बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के कुछ मेंबर होते थे जिन्होंने इंडिया में काम किया होता था, उनको क्या बनाया जाता था, उनको भी इस 15 मेंबर कमेटी के मेंबर के रूप में उनको रखा जाता था। और इस तरीके से वो किसको हेल्प करते थे? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, क्योंकि वो तो अंग्रेज था, क्योंकि उसको तो बाहर से भेजा गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा या ब्रिटिश क्राउन के द्वारा। फिर नंबर 4, इसमें हमारे को क्या पता लगता है, क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस निकले? नाउ ब्रिटिश गवर्नमेंट stopped to interfere the social and religious affairs of the Indians। ठीक है, इंडियंस के जो सोशल है और रिलीजियस अफेयर्स है उसमें इंटरफेयर करना अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या कर दिया था? बंद कर दिया था। ठीक है, और साथ में क्या हुआ, ऐसा कहते हैं कि भाई आपके इस रिवोल्ट के बाद आपका जिम्मेवारी किसके ऊपर डाल दी गई? क्योंकि मैन इसमें जो लीडर था, प्राइम लीडर ऑल ओवर इंडिया का, वो तो बहादुर शाह सेकंड था। तो अंग्रेजों ने क्या किया था कि इसके लिए जिम्मेदार किसको माना? मुस्लिम्स। और उस दौरान जब तक कि आपका फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस की 1885 में नहीं हुई थी, तब तक क्या किया था जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों ने क्या किया? मुस्लिम्स के ऊपर बहुत सारी एट्रोसिटीज करी थी, और बहुत सारे मुस्लिम उस दौरान कहते हैं क्या है, हिंदू धर्म में भी कन्वर्ट हो गए, है ना। तो यहाँ ये भी है कि आपका राइट फ्रॉम 1857 टू 1885 1885
British government resorted to atrocities on Muslims and preferred Hindus in services. ये हुआ। ठीक है जी, ये बात समझ गए कि नहीं? रिजॉर्टेड टू एट्रोसिटीज या क्रूअल्टीज, ठीक है, ऑन मुस्लिम्स एंड प्रेफर्ड हिंदूज इन सर्विसेज। यहाँ उन्होंने क्या किया, हिंदूज को ही हाई ऑफिसेज दिए थे या सर्विसेज में रखा, और मुस्लिम्स के साथ तो उन्होंने क्या किया, एट्रोसिटीज कर। ठीक है, अब ये आपका एक घटना हुई भाई, ये काफी इंपॉर्टेंट था, रिवोल्ट ऑफ 1857। मेनली आपने इसमें सेंटर्स को याद रखना है। जैसे मैंने आपको कुछ कोटेशन बताई, जैसे मैंने वी.डी. सावरकर की बात की, डिसरेली की बात की, ठीक है, या जनरल्स है उनके बारे में पूछा जाता है। कुछ एक क्वेश्चन इसमें जैसे आपकी ये आगे परमानेंट सेटलमेंट, सब्सिडरी सिस्टम हो गया, डॉक्ट्रिन ऑफ टैक्स हो गया, किसने इंट्रोड्यूस किया था, क्या क्या है उसमें, तो वो आपके क्वेश्चन बनते। अब लेकिन आपके इसमें जो, क्योंकि हम मेजर इवेंट को ही इसमें डिस्कस करेंगे, क्योंकि हिस्ट्री में हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ जो कोई खास बात होती है उसी को हम डिस्कस करते हैं। या जैसे मोस्टली आपको कोई बैटल वगैरह में कोई जीत गया, उसके बारे में हम बात करेंगे, या किसी का नया रूल आ गया। यहाँ हम देखेंगे कि आपका एक सबसे बड़ी जो घटना आपके 1857 के बाद आपका हुई थी, वो उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम इंडिगो मूवमेंट कहते हैं। इंडिगो मूवमेंट। और ये इंडिगो मूवमेंट आपका कब चला था, रिवोल्ट के बाद। ये आपका मूवमेंट था, 1859 से 1860 तक चला। अब ये क्यों चला था? इट वॉज लॉन्च्ड अगेंस्ट इंडिगो कल्टीवेशन। इन बंगाल, बंगाल में चला था। इंडिगो आपका क्या था, पहले क्या होता था कि अंग्रेजों ने जो पहला ट्रेड इंडिया के साथ किया था, वो टेक्सटाइल का करा था, कपड़े का। कपड़े में कलर करने के लिए किसकी जरूरत होती थी, इंडिगो की, नील की, है ना। तो इसलिए क्या हुआ कि यहाँ पे मतलब फोर्स उन्होंने किसको किया, जो इंडियन पीजेंट है उनको क्या करते थे, ब्रिटिश कॉन्ट्रैक्टर्स होते थे या प्लांटर्स होते थे, उनको बोलते थे कि भाई तुम हमारे से पैसे ले लो, अपने थोड़े से एरिया पे तुम क्या करो, इंडिगो की कल्टीवेशन करो। इंडिगो की कल्टीवेशन से क्या है, काफी नुकसान था वो। उसके लिए एक तो ज्यादा पानी की जरूरत होती है, और दूसरा वो क्या करता है, जो लैंड होती है उसकी फर्टिलिटी को कम करता है। इसलिए क्या था कि जो पीजेंट है उन्होंने मना कर दिया कि भाई नहीं। और बहुत सारी दूसरी बात इसमें ये भी है, बहुत सारे पीजेंट ऐसे थे जिनके पास लैंड होल्डिंग कम थी, जमीनें कम थी, तो अगर वो इंडिगो लगाएंगे तो खाने के लिए तो उनको कुछ चाहिए था ना। तो इसलिए आपका ये जो मूवमेंट है, ये किसने चलाया था, दिस मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड फ्रॉम गोविंदपुर विलेज, गोविंदपुर विलेज से चला था, एंड वॉज लेड बाय, किसने इसको लीड किया था, दो भाइयों ने किया था। एक का नाम दिगंबर विश्वास था और दूसरे का नाम था विष्णु विश्वास। विश्वास ब्रदर्स ने ये जो मूवमेंट है, इंडिगो मूवमेंट, ये चलाया दो भाई, दिगंबर विश्वास और दूसरे का नाम विष्णु विश्वास था। उन्होंने मना कर दिया, भैया हमारे को जो मर्जी सजा दो, हम किसी भी कीमत में क्या करेंगे, मतलब इंडिगो कल्टीवेशन नहीं करेंगे। फिर क्या हुआ था कि आपका 1860 में अंग्रेजों ने देखा कि भाई जब मूवमेंट बंगाल में तेज हो गया, तो क्या हुआ था कि इंडिगो कमीशन बनाया गया था। इंडिगो कमीशन was constituted and thus the movement came to an end.
नहीं, खत्म हो। लेकिन आपने इसमें सिर्फ लीडर्स के नाम मैंने याद रखने हैं, ठीक है। और गोविंदपुर विलेज जो मेन एरिया था इसका, उसको आपने याद रखना, ठीक है। तो ये ऐसा एक मूवमेंट था, मतलब जो आपका रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद एक बहुत बड़ा मूवमेंट बन गया था। और बंगाल में इसके द्वारा क्या हुआ था, इंडिगो कल्टीवेशन तो खत्म हो गया। अब वो इंडिगो कल्टीवेशन कहाँ शिफ्ट हो गया था, बिहार के लिए। आगे हम देखेंगे, जैसे गांधी एरा में देखेंगे कि आपका जो चंपारण सत्याग्रह था वो गांधी जी ने किया था, तो वो किसके अगेंस्ट किया था, इंडिगो कल्टीवेशन के अगेंस्ट वो उन्होंने करा था, ठीक है। अब इंडिगो आपका जो मूवमेंट है वो हो गया। इसके बाद फिर आपका नेक्स्ट जो मेजर इंसिडेंट हुआ था, दैट वाज द फॉर्मेशन ऑफ आईएनसी, फॉर्मेशन ऑफ आईएनसी या फाउंडेशन ऑफ आईएनसी। अब फाउंडेशन ऑफ आईएनसी कब हुई थी, 1885 में हुई थी। लेकिन इसमें आपने एक तो ये याद रखना, जो कांग्रेस वर्ड है वो हमने कहां से लिया हुआ है, ना? आपके इसमें देखो जो टर्म कांग्रेस है इज टेकन फ्रॉम आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएस, ऑफ यूएसए, विच मीन्स, जिसका मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल। समझ गए बात। आप देखोगे जैसे आपका क्या है, इंडिया में तो आपका क्या होता है, हमारा संसद, ठीक है। वैसे ही आपका अगर यूएसए में देखोगे, वहां की जो पार्लियामेंट है उसको हम कांग्रेस कहते हैं। उसमें आपके टू हाउसेज है, एक सेनेट है, एक हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। तो ये कांग्रेस जो वर्ड है ये आपका कब आया था, ये आया था जब आपका अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस चला, वो लोगों को यूनिफाई करने के लिए। तो वैसे यहाँ आपका ग्रुप ऑफ पीपल इसका मतलब है। और इसका जो अर्लीस्ट नेम था कांग्रेस का, अर्लीस्ट नेम ऑफ कांग्रेस वॉज, क्या नाम था, इंडियन यूनियन था। कांग्रेस का पुराना नाम क्या था, इंडियन यूनियन, ठीक है। और इसका जो नाम था ये किसके नाम पे रखा गया, क्वेश्चन तो ये था भाई, इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी कि आपका इंडियन यूनियन क्यों, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस का नाम किसकी सलाह पे दिया गया। तो आपने लिखना है कि इट वॉज रीनेम्ड एज आईएनसी ऑन द एडवाइस ऑफ, क्या नाम था, दादा भाई नवरोजी, दादा भाई नौरोजी है, उनके एडवाइस पे इसका नाम क्या रखा गया था, इसका नाम आईएनसी रखा गया था। कब, इन 1885। और ये बनी कब थी, 1884। जो इंडियन यूनियन है ऊपर लिख दिया मैंने, 1884 में बनी थी, ठीक है। और इसको ना कुछ और भी कहा जाता है, इसकी फॉर्मेशन को। क्वेश्चन ये है कि इसकी जो फॉर्मेशन है, इट्स फॉर्मेशन was described as safety valve theory by आपका लाला लाजपत राय। क्यों कहा था, क्योंकि एक्चुअली क्या था कि जब ये बनी थी ना आईएनसी, उस दौरान इंडिया में जो वॉइस रॉय था, वॉइस रॉय कौन था, उसका नाम लॉर्ड डफरिन था। और ये जो लॉर्ड डफरिन है, इसने क्या किया था, एक ब्रिटिश ऑफिसर था, उसका नाम था एओ अयूम, उसको तैयार किया था कि भाई तुम क्या करो, इंडिया की जो एजुकेटेड पीपल है उनके साथ अच्छे रिलेशन बनाओ, फिर हमारे को क्या होगा कि हमारे अगेंस्ट कोई भी किसी भी तरह का फिजिकल वायलेंस नहीं होगा। क्योंकि जो इंडिया की जो अनपढ़ लोग है वो किसके इन्फ्लुएंस में, उन एजुकेटेड लोगों के इन्फ्लुएंस में। तो इसलिए क्या था, वो अपनी प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने ये बनाया था, इसलिए इसको सेफ्टी वॉल्व थ्योरी भी कहा गया है। और ये बनाई किसने थी, यहाँ लिखा ना इंडियन यूनियन, अर्लीस्ट नेम ऑफ द कांग्रेस वॉज इंडियन यूनियन,
और ये 1884 में बनी थी और बनाने वाले का नाम था A.O. ह्यूम। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम उसका पूरा नाम था, तो उसने इसको बनाया। अब इसमें जो क्वेश्चन आपको आएगा, क्वेश्चन ये आएगा कि जो आईएनसी है इसका पहला सेशन कहाँ हुआ? फर्स्ट सेशन ऑफ आईएनसी ये आपका कलकत्ता में हुआ है। और किस जगह पे? ये 1885 में हुआ था। आपका गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में ये हुआ। ठीक है। और इसमें प्रेसिडेंट किसको बनाया गया था? प्रेसिडेंट किसको बनाया गया था? उनका नाम था W.C. बनर्जी। W.C. बनर्जी को बनाया गया था। और वो पहले ऐसे मतलब प्रेसिडेंट भी थे जो मतलब 2 बार प्रेसिडेंट बने आईएनसी। ठीक है। अब इसमें कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था ऑल ओवर इंडिया से? इससे मतलब आपको जो 79 डेलीगेट्स participated in this session from all over India, पूरे भारत से इतने लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। ठीक है जी। अब इसमें एक चीज और आपने याद रखनी है कि एक तो जैसे मैंने कहा इसमें जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? क्वेश्चन है वो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, ये तो आपका W.C. बनर्जी थी। फिर आपका जो फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट कौन था आईएनसी का? कौन था जी? उसका नाम जॉर्ज यूल था, जो अंग्रेजी बना था मतलब। फिर आपका फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, ये किसको बनाया गया था? बदरुद्दीन तैयबजी। बदरुद्दीन तैयबजी को बनाया गया। ठीक है। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी ये कौन थी भाई? उसका नाम था एनी बेसेंट। एनी बेसेंट। और ये कहाँ की रहने वाली थी एनी बेसेंट? हाँ जी, किस कंट्री की थी? ये आयरलैंड की रहने वाली थी। आयरलैंड पहले क्या था? ब्रिटेन का पार्ट हुआ करता था, बाद में एक इंडिपेंडेंट कंट्री 1922 में बन गया। तो वहां की रहने वाली थी एनी बेसेंट, जो कांग्रेस की पहली महिला क्या थी? प्रेसिडेंट बनी। फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बिकम द प्रेसिडेंट, ये कौन थी? सरोजिनी नायडू, जो भारत की बनी थी। अब एक क्वेश्चन था जो पूछा गया था, क्वेश्चन ये था कि जब हमारा देश आजाद हुआ था उस टाइम कांग्रेस का प्रेसिडेंट कौन था? प्रेसिडेंट ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, उनका नाम था JB कृपलानी। JB कृपलानी का मैंने पीछे भी कहीं जिक्र किया था, बताओ किस जगह किया था? बताइए। हाँ, पॉलिटी। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो बेसिस है वो तो आपका क्या है? फंडामेंटल राइट्स।
फंडामेंटल राइट्स को 2 कमेटी की रिकमेंडेशन पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंडक्ट किया गया था। ठीक है, एक एडवाइजरी कमेटी थी जिसके चेयरमैन कौन थे, वल्लभ भाई पटेल, और एक आपकी थी फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी जिसके चेयरमैन कौन थे, JB कृपलानी। इन दोनों कमेटी की रिकमेंडेशन पे क्या था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स को ऐड किया गया था। ये समझ गए बात जी की नहीं? ये बात समझ आई या नहीं आई? आगे समझ। अब इसमें ये देखो कि ये इतना आपको समझ आया कि नहीं? हमने मतलब क्या था, हमने रिवोल्ट ऑफ 1857 को डिस्कस किया और उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करे। उसके कॉजेज आपको पता क्लियर हो गए सभी को, उसके सेंटर्स का पता लग गया। सेंटर में आपने बेरमपुर में जैसे बटालियन है ना, वो पूछी जाती है, 19 नेटिव बटालियन थी। उसके बाद बैरकपुर में 34 नेटिव इन्फेंट्री थी, और मेरठ में कौन सी, 3rd कैवलरी रेजिमेंट थी। फिर हमने दिल्ली में किया, दिल्ली में लीडर कौन था, हाँ जी, बहादुर शाह जफर था। हाँ, एक इसमें रह गया झांसी वाला, लिख लीजिए, एक सेंटर रह गया, तो इसमें थोड़ा सा देख दीजिए। आप अभी बता रहे हो आपस में, वो सबसे जबकि इंपॉर्टेंट था, क्योंकि उसमें से एक क्वेश्चन पूछा गया था क्या, कि उसका जो रानी झांसी है, उसका जो टूम है वो किस जगह है। ये मैंने जगदीशपुर निकाल दिया, ये आप इधर ही लिख दीजिए कहीं पे भी, यहाँ पे मैंने लिख दिया। एक सेंटर आपका जो रह गया था वो था झांसी वाला, झांसी वाला सेंटर है। और झांसी में तो आपका कौन थी, रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई थी। और इसका ओरिजिनली नेम पता क्या था, मणिकर्णिका था, है ना। और इसके ना 2 सन थे, एक आनंदराव थे, एक दामोदर राव। मतलब एक अडॉप्टेड सन था, एक वो जिसकी डेथ हो गई। एक का नाम आनंद राव था और एक का नाम दामोदर राव, 2 सन थे। तो आनंद राव की डेथ होगी, डेथ होने के बाद फिर क्या था, जो दामोदर राव, इसको अडॉप्ट किया गया था, ये अडॉप्टेड सन। और रानी लक्ष्मीबाई कौन थी, मतलब रानी झांसी तो थी, और क्या थी। देखो आप इसमें एक चीज याद रखिए, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि झांसी में जो मूवमेंट है उसको सप्रेस करने वाला जनरल कौन था, जिसने ये कहा था कि भाई आपका जो दुश्मन है, दुश्मन की सेना में सिर्फ एक ही भाई वॉरियर था, इट वॉज द रानी ऑफ झांसी। उसका नाम था, जनरल का नाम यहाँ पे क्या था, हयूर रोज। उसका नाम हयूर रोज, HUGH लिखने, हयूर रोज। इसमें क्या था, जनरल था, ठीक है, हयूर रोज लिखना है, हयूर रोज, HUGH लिखना है, हयूर रोज, ठीक है। हयूर रोज ने वहां पे क्या था, रिवोल्ट को सप्रेस किया था झांसी में। क्वेश्चन था, क्वेश्चन ये था कि जो रानी झांसी, उसका टोम कहाँ पे, आपने लिखना द टोम ऑफ रानी झांसी वॉज, रानी झांसी वो आपका कहाँ पे है, ग्वालियर में। टोम ऑफ रानी झांसी वॉज इन ग्वालियर, वो आपका ग्वालियर, ठीक है जी। ये समझ गए बात, आपने क्वेश्चन ये करने, कल इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आज तो हमने इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस और ये इंडिगो मूवमेंट ये हमने किया है। कल हम पार्टीशन ऑफ बंगाल, ठीक है, और फिर उसके बाद हम सूरत सेशन को करेंगे जिसमें कांग्रेस का विजन हो गया तो गद्दार पार्टी के बारे में करेंगे। तो आज बस इतना ही करें।